हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। देखो, थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, हमने ये चीज़ समझा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जस्ट पहले हमने समझा द आइडिया ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से कैसे पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी गेन करी जाती है और उसके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, है ना। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में जो दूसरा मेथड होता है जिसके जरिए हम अमेंडमेंट करते हैं, वो होता है कि पार्लियामेंट में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। साथ ही साथ जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल को स्टेट्स के पास भेजा जाता है। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स, कितने? एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट जब उसको अप्रूव कर देंगे विद सिंपल मेजोरिटी, तब जा करके क्या होता है, तब जा करके वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास माना जाता है एंड देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही समझेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट है जो जिसमें रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स यानी कि स्टेट्स के भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझेंगे। सो फॉर सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि केवल पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सो ऐसे कौन से केसेस हैं जब केवल पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी नहीं है, साथ साथ में स्टेट्स की भी जरूरत होती है? तो वो होते हैं व्हेन एन अमेंडमेंट्स एम्स टू मॉडिफाई द आर्टिकल्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और विच आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन। दो कैटेगरी होती है। ठीक है, दो एरियाज ऐसे होते हैं जब हमें क्या करना होता है, स्टेट से भी एक बार अप्रूवल लेना होता है। सबसे पहला चीज़ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेकिन देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो कहाँ पर आती है? हमें पता है कि यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है ना। ये सारी लिस्ट कहाँ है? 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगर कभी भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अगर ये चेंज हो रहा है, मान लो स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट थे, वो स्टेट लिस्ट से हटा करके यूनियन लिस्ट में डाले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? स्टेट्स की पावर कम हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट्स के अप्रूवल के क्या ऐसा अमेंडमेंट कर सकती है? जी नहीं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिना स्टेट्स के अप्रूवल के नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी स्टेट्स की पावर्स या फिर स्टेट के राइट से जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी ना, तो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट स्टेट की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर या स्टेट गवर्नमेंट के राइट से जुड़ा हुआ होगा, उसको अफेक्ट कर रहा होगा, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वो अमेंडमेंट हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहली तो होगी भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के केस में जो अमेंडमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेंज कर रहा होगा ना 7th शेड्यूल में, तो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होगा। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग चीज़ें आ सकती है। जैसे अगर हम देखें प्रेसिडेंट की जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट की अपॉइंट में सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि इंडिया की पार्लियामेंट भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड अगर हमें चेंज करना है, देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन भी हमें क्या करना होगा? उस मेथड को अगर हमें चेंज करना है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी दूसरा मेथड लेकर आना है, देन ऑल्सो हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो हो गया ये वन ऑफ द जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं उसमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है? हमें पता है कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा है? राज्यसभा में होता है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें चेंज करना है, देन ऑल्सो इट इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो फिर क्या होगा? इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी अगर हमें ऐसा कोई चेंज लेकर आना है तो फिर हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स के द्वारा वो अमेंडमेंट पास किया जाएगा, तभी जा करके वो अमेंडमेंट क्या होगा? फाइनली पास होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये दो कंडीशन हमने देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में हमने बात कर ली एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी दैट द स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड एंड दे गिव देयर कंसेंट। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में स्टेट्स का कंसेंट लेना जरूरी होगा। हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड दैट द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव स्टडीड द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म मीन्स दैट द पावर्स ऑफ द सेंटर
पावर्स ऑफ द स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जब हमने फेडरलिज्म पढ़ा, ठीक है, फेडरलिज्म का पूरा चैप्टर हमने अंडरस्टैंड करा, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो फेडरलिज्म में जो स्टेट्स की पावर है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, जब उसकी मर्जी हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से स्टेट्स की जो पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर उसको छीन रही है और अपने अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे रही है। नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसा होगा ना बिना स्टेट्स की कंसेंट के, तो फेडरलिज्म पर सीधा सीधा अफेक्ट होगा, सेंटर स्टेट के बीच में टकराव पैदा हो जाएगा। और अगर सेंटर एंड स्टेट लड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होगा एंड कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि देखो भाई, सीधी सी बात है, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो, बट इट डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मर्जी आएगी तब कर देगी एंड स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट्स की जो पावर है कभी भी छीन लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग चेंज करना है तो कब किया जाएगा, जब हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट मिलेगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दिस बाय प्रोवाइडिंग द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, दे हैव टू पास द अमेंडमेंट बिल बिफोर द अमेंडमेंट कम्स इनटू द इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ था, तो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, अच्छा भाई ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में पास करने के बाद में कम वो क्या जाएगा, वो पर्टिकुलर बिल हर स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, हर स्टेट में उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो एमएलएज है वो डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ स्टेट के इंटरेस्ट के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी है, तो इस तरीके से डिस्कशन एंड डिबेट होगा। और जब कम से कम, अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 14 स्टेट्स जब उसको अप्रूव कर देंगे विद सिंपल मेजोरिटी, 14 स्टेट्स ऑफ इंडिया जब उसको अप्रूव कर देंगे विद सिंपल मेजोरिटी, तब जा करके क्या होगा, तब जा करके फाइनली वो स्टेट्स के द्वारा पास माना जाएगा और फिर जा करके फाइनली वो कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, ये पूरा जर्नी है, पार्लियामेंट के पास पहले जाएगा स्टेट्स के पास, स्टेट्स में कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल एंड देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा वी कैन से दैट सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस इन द पॉलिटी इज एक्सपेक्टेड। मतलब यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली अगर हम कुछ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए ना, उसमें ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस चाहिए। ठीक है, ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस चाहिए, क्यों, क्योंकि सेंटर में भी एक तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए एंड वी अंडरस्टैंड कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या चाहिए होता है, कभी कभी जब गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं होती है, बहुत स्ट्रांग मेजोरिटी नहीं होती है, तो फिर अपोजिशन पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस लेकर के ही स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा में, राज्यसभा में मिलती है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो बेसिक ढांचा है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, चाहे फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, चाहे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो 7th शेड्यूल में है उसकी बात करें, या किसी और अदर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें ना, तो ये इनको अमेंड करना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करने के लिए हमें ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस चाहिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ कुछ एरियाज में जो अभी हमने देखा कि वहाँ पर इवन स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस हो रहा है, सेंटर भी एक तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ पर एग्री करेगा एंड साथ ही साथ में स्टेट्स भी जब उस पर्टिकुलर चीज़ पर एग्री कर रहा है, तभी जा करके ऐसे कुछ एरियाज में हम क्या कर पा रहे हैं, अमेंडमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो जब रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट होता है ना, देखो जब रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ती है तो इससे क्या होता है, स्टेट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दैट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, वरना हमें पता है कि स्टेट अपने आप इनिशिएट तो कर ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, वो केवल और केवल किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है ना, पार्लियामेंट में ही लेकर आया जा सकता है, पार्लियामेंट में ही एक तरीके से डिस्कशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना। तो इनिशिएशन का पूरा जो काम है कि अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास ये कोई पावर नहीं है। ठीक है, कि वो बोले कि नहीं हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, दे डोंट हैव दैट पावर, ओनली द पार्लियामेंट हैव दैट इनिशिएटिंग पावर कि वो इनिशिएट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, तो जब उसके पास ये पावर नहीं है, बट जब हम हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अमेंडमेंट प्रोसीजर में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनकी पावर्स उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से अफेक्ट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या होता है, द केयर इज टेकन टू कीप दिस प्रोसीजर समवॉट फ्लेक्सिबल इवन इन इट्स मोर रिजिड फॉर्मेट। ठीक है, कंसेंट ऑफ ओनली हाफ ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सफिशिएंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो हमने कोशिश ये करी
कि हम थोड़ा सा ऐसे एरियाज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के लिए, या जो भी अदर इम्पॉर्टेंट हमारे बेसिक प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको हमने थोड़ा सा रिजिड बनाया। रिजिड क्यों बनाया? ताकि उनका प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो, अमेंडमेंट का प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तो हमने ये कहा, जो अभी हमने देखा, ये सारी चीज़ें हमने देखी, स्पेशल मेजॉरिटी अंडरस्टैंड किया, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स अंडरस्टैंड करा। तो फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने कोशिश ये करी है कि भले ही हम रिजिड स्ट्रक्चर को लेकर के चल रहे हो, ठीक है, रिजिडिटी कहीं ना कहीं लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमने लेकर चली है। कैसे? इसका मतलब क्या है कि देखो, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हम ये रख सकते थे ना कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो सभी के सभी स्टेट जब उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से एग्री करेंगे तभी वो पास होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा केवल हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होगा, ओनली हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होगा, है ना। तो हमने रिजिड चीज़ को भी थोड़ा सा क्या कर रखा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है, थोड़ा सा सिंपल रखा है, फ्लेक्सिबल रखा है कि देखो, सभी स्टेट्स का लेकर के आप आना कंसेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज अमेंडमेंट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने क्या करा, उसको नैरो डाउन करा, बोला कि चलो भाई ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट से ही हम इस पर्टिकुलर चीज़ से आगे एग्री करेंगे। ठीक है, कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या है कि भाई अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से कम 50 लोग एग्री कर जाए, तो मतलब एक सिंपल मेजोरिटी तो आ गई ना आपके पास। ठीक वैसे ही जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ एग्री कर देते हैं, तो गवर्नमेंट आगे काम कर सकती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर और क्या रखा है कि कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स के साथ साथ में सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सफिशिएंट, है ना। हमने अंडरस्टैंड करा हाफ ऑफ द स्टेट्स प्लस सिंपल मेजोरिटी के साथ उस पर्टिकुलर स्टेट को अप्रूव करना होगा। अगर हम स्टेट्स में भी ये बोल देते कि देखो, कोई भी अमेंडमेंट बिल जब स्टेट में आएगा तो स्टेट्स भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही उसको अप्रूव करेंगे, तो देखो भाई कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। सेंट्रल लेवल पर भी स्पेशल मेजोरिटी, एंड इवन जब स्टेट्स में भी जा रही है तो वहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी लेकर आना कोई आसान खेल नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि नहीं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल सिंपल मेजोरिटी से ही काम चला लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें हम और ज़्यादा मुश्किल बना सकते थे हमने नहीं बनाई, हमने केवल हाफ ऑफ द स्टेट्स की बात करी, एंड दैट टू विद द सिंपल मेजोरिटी। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो सिंपल मेजोरिटी के साथ उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल को पास कर देगी, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकेबल अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेट्स मिल जाता है कंसेंट कम से कम। ठीक है, सो अगर हम समराइज करें कि ये जो पूरी की पूरी जो हमने अंडरस्टैंड करा, पहले हमने स्पेशल मेजोरिटी को अंडरस्टैंड करा, फिर रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स को हमने अंडरस्टैंड करा, उससे हमने क्या समझा, अगर हम समराइज करें ना पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को, सो वी कैन सिंपली से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा, हमने कहा कि ठीक है भाई, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं, लार्ज स्केल कंसेंसस के आधार पर। ठीक है, एक वाइडर कंसेंसस जब होगा, ठीक है, कुछ में जब हमने स्पेशल मेजोरिटी की बात करी तो हमें पता है कि गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज में कंसेंसस होगा, तो वहाँ पर चीज़ें पास होंगी। एज वेल एज जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की बात है, तो सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में कंसेंसस होगा, तभी जा करके वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, पास हो सकता है वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी, लार्ज स्केल कंसेंसस देखा, एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। पार्टिसिपेशन है स्टेट्स का, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है काफ़ी ज़्यादा, तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन ही है कि जब हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, तभी जा करके स्टेट्स क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, ऐसा ये जो चीज़ें हैं ना, ये लार्जर कंसेंसस की बात कर ले या लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स की बात कर ले, या जो स्पेशल मेजोरिटी का जो हमने आइडिया रखा है, ऐसा इसलिए है बिकॉज द फाउंडिंग फादर टुक केयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी ओपन टू ईजी टैम्परिंग। ऐसा ना होगा, मतलब अगर हम स्पेशल मेजोरिटी ना रखते, हमने जब स्पेशल मेजोरिटी कवर किया था तो भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर हम सिंपल मेजोरिटी रख देते ना, तो फिर गवर्नमेंट केवल अपनी मेजोरिटी के बलबूते पर कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती थी इजीली, और अननेसेसरीली और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट हो जाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, समझ रहे हो। तो बिकॉज ऑफ दिस हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ईजिली टैम्पर किया जा सके, बहुत ईजिली बदलाव कर दिया जा सके, एंड एक तरीके से पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं फिर मिसयूज होने लगती। ठीक है,
क्या होने लगती, मिसयूज होने लगती टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इवन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको भी टैम्पर करने लगते हम, उसको भी एक तरीके से डैमेज कर सकते थे अगर इतना ज़्यादा सिंपल तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन रख दिया होता कि भाई कोई भी चाहे उसको कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो पावर का क्या होता, मिसयूज होता। अगर हम ज़्यादा पावर दे देते ना, कॉम्प्लेक्स ना बनाते सिस्टम को, थोड़ा सा रिजिड ना करते अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, देन इट वुड बी ओपन टू द गवर्नमेंट जिसके पास मेजोरिटी है, वो जैसा चाह रही है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे रही है। ठीक है, सो हमने चाहते थे कि वो पर्टिकुलर पावर मिसयूज़ करी जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को क्या कर रखा है, थोड़ा सा जो प्रोसेस है हमने उसको रिजिड करके रखा है। बट नो डाउट कि अभी भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। एंड ओवरऑल वी कैन से कि हमारे पास क्या है, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, जैसे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कंसेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर रिजिड नज़र आती है चीज़ें। लेकिन कुछ जगह पर हम सिंपल मेजोरिटी के साथ में ही काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पावर देंगे बट पावर का मिसयूज़ ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया जा सके, उसको मॉडिफाई भी किया जा सके, जब भी ज़रूरत लगे, समय समय पर जो ज़रूरत लगे वैसा किया जा सके। सो ओवरऑल आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या अंडरस्टैंड करा हमने कि हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारा प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए किया गया है ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली टेम्पर ना किया जाए, ईजिली ऐसा ना हो कि उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया जा रहा है। ठीक है, एंड उसके जो बेसिक प्रोविजंस है वो हमेशा क्या रहे, उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। इस तरीके से हमने क्या करा, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है। एंड दिस इज द बेसिक ओवरऑल थिंग जो हमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में जाननी थी। ठीक है, आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे कि भाई आज़ादी से लेकर के अब तक इतने सारे अमेंडमेंट्स आखिरकार हमने क्यों कर दिए। ठीक है, क्या रीज़न था, उस रीज़न को समझेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के अमेंडमेंट हमने करे, क्या क्या नेचर रहा है अमेंडमेंट्स का। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।